बच्चों नमस्कार। आज आपको सेकेंड पार्ट भूगोल का सेकेंड पार्ट खंड आ खंड भा या ए और बी, प्रथम प्रश्न पत्र द्वितीय प्रश्न एक ही में कंबाइंड है। तो द्वितीय प्रश्न पत्र में ज़्यादातर वही चैप्टर हैं जो प्रथम में है, लेकिन प्रथम में विश्व के परिप्रेक्ष्य में बातें बताई गई हैं और द्वितीय पार्ट में इंडिया के भारतवर्ष के परिप्रेक्ष्य में वही बातें बताई गई। ये जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संघटन ये आप प्रथम पार्ट में भी पढ़ चुके हैं। उसमें विश्व के परिप्रेक्ष्य में था और इसमें ये पहला पार्ट है सेकेंड पार्ट का, इसमें वही बातें सब भारत के परिप्रेक्ष्य में हैं। तो इसके बारे में समझेंगे आज हमारे चर्चा के विषय है जनसंख्या, भारत की जनगणना, जनसंख्या में आर्थिक विकास, जनसंख्या का वितरण। ये चार चर्चा के विषय हैं। जैसा कि पहला विषय है जनसंख्या। जनसंख्या का तात्पर्य आपको पहले भी बताया जा चुका है, लोगों की संख्या से होता है। जनों की संख्या, यहाँ पर जनों में व्यक्ति आते हैं। व्यक्ति का तात्पर्य होता है पुरुष, स्त्री और बच्चे। किसी स्थान पे जितने पुरुष, स्त्री और बच्चे निवास करते हैं वो उस स्थान की जनसंख्या कहलाती है। तो ये हो गया जनसंख्या। जनसंख्या का अपना बड़ा महत्व होता है। जनसंख्या किस प्रकार की है, शिक्षित है, अशिक्षित है, कितने प्रतिशत शिक्षित हैं, कितने कामगार हैं, कितने बेरोजगार हैं, ये सब बहुत सारे आंकड़े होते हैं। तो जनसंख्या का मूल रूप से तात्पर्य है किसी भी स्थान पर निवास करने वाले पुरुष, स्त्री और बच्चों की संख्या, इसको हम जनसंख्या कहते हैं। दूसरा चर्चा का विषय है भारत की जनगणना। अब ये जनसंख्या हमें अपने देश में किस प्रकार ज्ञात होती है, कहाँ पर कितनी जनसंख्या है और किस प्रकार की जनसंख्या है, इसके लिए सन 1872 में भारतवर्ष में पहली बार जनगणना का प्रारंभ किया गया। लोगों की गणना की गई, कितने पुरुष हैं, कितने स्त्रियां हैं, बहुत सारे कुछ आंकड़े और लेने का प्रयास किया गया, लेकिन प्रथम बार था इसलिए बहुत कुछ अच्छा आंकड़ा नहीं निकल के आया, थोड़ा त्रुटिपूर्ण रहा। इसके बाद में पुनः दूसरी बार 1881 ईस्वी में ये जनगणना प्रारंभ हुई और तब से लगातार अनवरत प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात जनगणना होती है और विभिन्न प्रकार के जनसंख्या संबंधित आंकड़े संकलित किए जाते हैं। तो जनगणना भारत की आप समझ गए कि 1881 से प्रारंभ हुई और प्रत्येक 10 वर्ष में ये जनगणना होती रहती है। आज तक 15 जनगणना हो चुकी है। स्वतंत्र भारत में 7 जनगणना, बाकी सब उसके पूर्व की जनगणना जो अंग्रेजों ने प्रारंभ किया था वो सब हुई। जनगणना के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के आंकड़े प्रस्तुत करते हैं जो अपने देश के विकास में काम आते हैं। हमको ज्ञात होता है कि कहाँ पर कितनी जनसंख्या निवास करती है, उसके परिप्रेक्ष्य में, उसके सापेक्ष हम वहाँ पर संसाधनों का या हमारी सरकार संसाधनों की उपलब्धता निश्चित करती है। यहाँ पर इतने जनसंख्या है तो इतने संसाधन होने चाहिए, या कुल देश में इतनी जनसंख्या है तो देश के हिसाब से इतनी ट्रेनें, इतनी बसें, ये सब बहुत सारी चीज़ें आती हैं विकास के लिए, वो सब हम प्रोवाइड करना चाहिए। तो ये सब आंकड़े इसीलिए कलेक्ट किए जाते हैं। तीसरा विषय है जनसंख्या एवं आर्थिक विकास। किसी भी देश की जनसंख्या का वहाँ के आर्थिक विकास पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही भारत में भी जनसंख्या का आर्थिक विकास से बहुत घनिष्ठ संबंध है। किसी भी देश का आर्थिक विकास वहाँ की जनसंख्या पर निर्भर होता है। कैसे होता है, वहाँ की जनसंख्या कितनी है, एक तो ये है।
अपने देश में जनसंख्या की वृद्धि से आर्थिक विकास प्रभावित होता है, कम होता है। कारण जनसंख्या ज़्यादा होगी तो अर्थव्यवस्था पर भार ज़्यादा आएगा, प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी, तो इसलिए आर्थिक विकास भी अवरुद्ध होगा। जिन देशों में जनसंख्या आवश्यकता से कम है, न्यून है, संसाधनों की तुलना में कम है, वहाँ पर जनसंख्या कम होने से आर्थिक विकास अवरुद्ध होता है, वहाँ पर जनसंख्या को बढ़ाने की आवश्यकता होती है। लेकिन अपने देश में जनसंख्या बाहुल्य है, इसलिए जनसंख्या को कम करने की आवश्यकता है। बाहुल्य होने से आर्थिक बोझ, आर्थिक विकास पर अधिक बल पड़ता है, संसाधन उतनी मात्रा में नहीं हो पाते हैं जितनी तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ती है, इसलिए आर्थिक विकास अवरुद्ध होता है। दूसरी बात, जनसंख्या का आर्थिक विकास से क्या संबंध है? जनसंख्या किस प्रकार की है, कितनी हमारी शिक्षित जनसंख्या है, कितनी अशिक्षित है, कितने लोग टेक्निकल जिनको अच्छी जानकारी है, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने ग्रेजुएट हैं, कितने डॉक्टर्स हैं, कितने इंजीनियर्स हैं, इन सब का भी प्रभाव किसी भी देश की उन्नति पर या आर्थिक विकास पर पड़ता है। जितना ही लोग तकनीकी जानकार होंगे, अधिक शिक्षित होंगे, उनको रोजगार भी अधिक मिलेंगे और साथ ही साथ देश का विकास होगा। टेक्निकल जानकारी, तरह तरह के कल कारखानों में काम करेंगे और उस कारखाने के विकास होगा, साथ साथ में देश का भी आर्थिक विकास होगा। तो इस प्रकार से जनसंख्या का होना और अच्छी जनसंख्या का होना, शिक्षित जनसंख्या का होना, ये बातें सब देश की आर्थिक विकास पर प्रभाव डालती है। तो अपने देश में भी यही बात है, हमारे देश की जनसंख्या अधिक है और धीरे धीरे शिक्षित हो रही है, तकनीकी जानकारियाँ भी लोगों को हो रही हैं। बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज खुले हैं जहाँ पर बच्चे तकनीकी से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो इससे कल कारखानों में जाने में सुविधा होती है। तो इसका धीरे धीरे विकास का प्रभाव यहाँ के आर्थिक विकास पर पड़ता है और आवश्यक गति से आर्थिक विकास भी आगे बढ़ता है। तो ये जनसंख्या का विकास। फिर अंतिम, जनसंख्या का वितरण, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है। जनसंख्या का वितरण कहाँ और क्यों, कैसे होता है? एक तो जिन प्रदेशों में, जिन स्थानों पर मानवीय सुविधाएं अधिक हैं, भौगोलिक परिस्थितियां अनुकूल हैं और जीवन यापन के संसाधन पर्याप्त हैं, वहाँ पर जनसंख्या स्वाभाविक रूप से ज़्यादा बढ़ती है या प्रवासित हो जाती, बाहर से आकर के बस जाती है। जहाँ पर कल कारखाने बहुत हैं तो रोजगार के हिसाब से लोग बाहर जाते हैं और वहाँ पर काम करते हैं। अब इसका उदाहरण आप तुरंत देख सकते हैं कि कितने लोग उत्तर प्रदेश में बाहर से आए, गुजरात से आ रहा है, कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई बेंगलोर से आ रहा है। ये वहाँ सब प्रवासित थे, काम कर रहे थे, कल कारखानों में काम कर रहे थे। तो अगर यहाँ पर उतना तकनीकी उत्थान होता तो वहाँ न जाते। बिहार की कितनी जनसंख्या सब गुजरात में, महाराष्ट्र में, ये सब बहुत फैली थी, तो वहाँ पर तकनीकी संस्थान ज़्यादा हैं, कल कारखाने अधिक हैं, तो वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा वितरित होती, ज़्यादा पाई जाती है। भौगोलिक परिस्थितियाँ भी इसका प्रभाव डाली, जहाँ पर कृषि से संबंधित संसाधन अच्छे हैं, कृषि उत्पादन के लिए अच्छे संसाधन हैं, अच्छे प्राकृतिक दशाएं हैं, तो वहाँ भी जनसंख्या अधिक पाई जाती है। तो इस तरह से भारत में अगर देखें तो सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। यहाँ पर लगभग 20 करोड़ के लगभग जनसंख्या पाई जाती है, जो पूरी जनसंख्या का 16% भाग है। अब ये क्यों है? ये विशेष तौर से यहाँ पर कृषि योग्य भूमि बहुत है, इसमें और यहाँ के सारे लोग, अधिकांश लोग खेती के कार्य में लगे हुए हैं, इससे उनका जीवन यापन भी होता है और उसको बेच करके उनका आर्थिक विकास भी होता है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, जहाँ पर 11.23 करोड़ जनसंख्या पाई जाती है। यहाँ कृषि के साथ साथ में औद्योगिकरण भी है, उद्योग धंधे भी हैं, तो वहाँ उद्योग धंधों के माध्यम से जनसंख्या दूसरे स्थान से पहुँच जाती है
और वहाँ की जनसंख्या भी रहती है, इसलिए जनसंख्या अधिक है। तीसरा स्थान बिहार का है, जहाँ पर 10.40 करोड़, लगभग 10.5 करोड़ जनसंख्या पाई जाती है इस प्रदेश में। फिर पश्चिमी बंगाल में लगभग 9.25 करोड़, आंध्र प्रदेश में लगभग 8.5 करोड़। ये 5 प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पर अपने देश में अधिकांश जनसंख्या पाई जाती है। यह एक है कि भारत की कुल जनसंख्या का आधा भाग इन 5 प्रदेशों में ही निवास करता है और शेष आधा भाग अन्य प्रदेशों में निवास करता है। जैसे 130 करोड़ जनसंख्या है तो उसका आधा 65 करोड़ इन्हीं 5 देशों में निवास करती है और शेष अन्य देशों में निवास करती है। अन्य देशों में जनसंख्या कम है, जिसमें से उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में बहुत अधिक जनसंख्या है। ये कुल जनसंख्या का 1/4 भाग इन्हीं प्रदेशों में जनसंख्या निवास करती है। सबसे कम जनसंख्या वाला भाग सिक्किम है। एक तो छोटा भी है और दूसरा बहुत ही पहाड़ी, पर्वतीय और ध्रुव स्थान है, इसलिए यहाँ पर बहुत कम जनसंख्या, लगभग 6 लाख के आसपास जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। और इसी प्रकार से दिल्ली एक तो राजधानी भी है, इंडस्ट्रियल भी है, इसलिए दिल्ली में भी क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत अधिक जनसंख्या निवास करती है। वहाँ पर लगभग 1.67 लाख जनसंख्या निवास करती है। तो इस प्रकार से ये सब आपके आंकड़े रहे जनसंख्या को कहाँ कहाँ है और क्यों है, ये सब बातें बताई गई आपको। इसके साथ ही आपके लिए कुछ गृह कार्य दिया गया है। आपको ये बताना है कि 1911 की जनगणना, जैसा कि आप जानते हैं प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना होती है, तो 1911 की जनगणना का डाटा क्या है, कितनी जनसंख्या थी भारत की, इसको आपको ढूंढ करके लिखना है। दूसरी बात, नियमित जनगणना कब से प्रारंभ हुई, मैंने आपको इसी वीडियो में बता रखा है, इसको खोज करके आपको लिखना है। तीसरा, किन्हीं 3 सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से हैं, इसके बारे में भी आपको नोट्स बनाना, लिखना है। वो राज्य कौन है जिसमें सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है। और अगला है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अगर एकदम एक्यूरेट आंकड़ा मिल जाएगा आपको, सर्च करके उसको लिखिए, अन्यथा इसमें भी हमने वीडियो में भी इंगित किया है। तो ये सब आपको गृह कार्य के लिए काम दिया गया है, इसको लिखें और वीडियो को एक बार में न समझ में आए तो दोबारा भी देखें, 2 बार 3 बार ढंग से देखें, समझें और उसके खास पॉइंट्स को नोट करें, तभी ये वीडियो बनाने